नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जानने, समझने और उस पर चिंतन करने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस व्याख्यान माला के तृतीय सत्र में मैं डॉक्टर रितिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र का विषय है उच्च शिक्षा और इस सत्र के वक्ता के तौर पर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी। डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 95 वर्षों के इतिहास में वह ऐसी दूसरी महिला हैं जो इस पद पर सुशोभित हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ में आने से पूर्व आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपर सचिव के पद पर कार्य करते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर हरियाणा के पहले नियमित कुलपति के तौर पर भी अपना योगदान दे चुके हैं। नीति नियोजन और उच्च शिक्षा के प्रबंधन में आपका 3 दशकों से भी अधिक का योगदान रहा है। डॉक्टर मित्तल जी को देश अथवा विदेशों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शैक्षिक प्रशासकों के फुल ब्राइट नेहरू छात्रवृत्ति अनुदान, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल के लिए 2017 में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार, सामाजिक योगदान के लिए प्रथम पद्मश्री सुभाषिनी देवी पुरस्कार 2018 जैसे अनेक पुरस्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर मित्तल जी वर्तमान में भारत के स्काउट्स एंड गाइड्स में नेशनल कमिश्नर फॉर रेंजर्स के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज हम बहुत ही हर्ष के साथ डॉक्टर पंकज मित्तल जी को इस व्याख्यान सत्र में आमंत्रित कर रहे हैं। पंकज मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रितिका जी। धन्यवाद रितिका जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया और धन्यवाद शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को और सबसे ज्यादा धन्यवाद माननीय अतुल भाई कोठारी जी को कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया जिससे कि मैं अपने विचार आप सबके साथ साझा कर सकूं। और जब शिक्षा नीति पे बात करनी है तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का, और जो कस्तूरी रंगन जी हैं जो उस कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने ये शिक्षा नीति बनाई, उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी उन्होंने हमारे देश को दी। तो मुझे आज जिम्मेवारी दी गई है कि इस पॉलिसी को आसान शब्दों में मैं आप सबके सामने रखूं। तो मैं शुरू करती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी एक पॉलिसी बनी है जिसमें जन भागीदारी इतनी ज्यादा है कि करीब 2 लाख लोगों से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से इसके बारे में सजेशंस लिए गए, तब ये पॉलिसी बनाई गई। और वो जो 2 लाख लोग हैं वो ये भी नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के नीचे लेवल तक, पंचायत लेवल तक ऐसा कंसल्टेशन प्रोसीजर के बाद ये पॉलिसी बनाई गई। तो ये एक तरह से जन जन की पॉलिसी है जिसमें पूरी तरह से जनता की भागीदारी है। तो जब हम इस पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं तो मैं ऊपर से शुरू करूंगी, मतलब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या बदला है, फिर मैं आऊंगी यूनिवर्सिटीज का क्या स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, फिर मैं आऊंगी प्रोग्राम्स की क्या रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, फैकल्टी के लिए इसमें क्या है, रिसर्च के लिए क्या है और सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं ऊपर से कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या है इस पॉलिसी में। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में आप जानते हैं कि इस समय हमारी रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं UGC, AICTE के अलावा 17 प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी काउंसिल्स हैं। पर इस जो पॉलिसी है इन्होंने ये कहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशंस जैसे UGC, AICTE, NCT इनके कई बारी फंक्शंस में ओवरलैपिंग आता है। एंड दूसरी बात इन्होंने ये भी सोचा कि दुनिया में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि रेगुलेशन, फाइनेंसिंग, एक्रेडिटेशन एक ही एजेंसी करे। इसलिए इस पॉलिसी में
इस तरह से एक व्यवस्था की गई है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाया गया है और उसके तहत 4 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं जिनके आपस में कोई इस तरह का ये नहीं होगा कि ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस हो। जैसे एक उन्होंने बनाया नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि सिर्फ रेगुलेशन करेगी जिससे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे। दूसरा उन्होंने बनाया है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो सिर्फ फंडिंग करेगी, रेगुलेशन का काम नहीं करेगी, जो कि आज की डेट पे यूजीसी और रेगुलेशन और फंडिंग दोनों काम कर रही है। तो इन दोनों कामों को अलग अलग कर दिया है। तो एक नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च अथॉरिटी और एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, दोनों अलग अलग किए हैं। इसके अलावा जो तीसरी बॉडी है वो है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये काउंसिल देखेगी कि एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आज की डेट पे हमारे यहाँ पे नैक करता है इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन और एनबीए करता है प्रोग्राम वाइज एक्रेडिटेशन। तो ये एजेंसी दोनों तरह की एक्रेडिटेशन को, और इसके अलावा भी अगर उनको लगेगा कि मल्टीपल एक्रेडिटेशन एजेंसीज रहनी चाहिए तो उनको अप्रूव करने का काम भी ये नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल करेगा। इसके अलावा एक चौथी एजेंसी है जिसका नाम है जनरल एजुकेशन काउंसिल, और वो जनरल एजुकेशन काउंसिल ये डिसाइड करेगी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करेगी कि किन प्रोग्राम्स का लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। तो ये जनरल एजुकेशन डिसाइड करेगी। इसके अलावा जिस जिस सब्जेक्ट में या जिस जिस प्रोफेशन में लाइसेंसिंग चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे डॉक्टर को लाइसेंस चाहिए होता है, वकील को लाइसेंस चाहिए होता है, तो जो आर्किटेक्चर को लाइसेंस चाहिए होता है, जो जहां जहां पे लाइसेंसिंग इन्वॉल्व है और जो उनकी काउंसिल्स है, जैसे काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर है या मेडिकल काउंसिल, अब वो नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है, या इस तरह से बार काउंसिल है, तो इन सबको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज बोला जाएगा, जो स्टैंडर्ड सेट करेंगी प्रोफेशनल एजुकेशन के, कि उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस पाने के लिए किस किस तरह के स्टैंडर्ड्स पूरे होने चाहिए। तो इस तरह की 5 बॉडीज रहेंगी जो कि हायर एजुकेशन को मतलब ओवरऑल उसका जो ओवरऑल किया गया है कि हायर एजुकेशन की 5 एजेंसीज इस तरीके से देखेंगे। अब हम ओवरऑल आर्किटेक्चर के बाद नीचे आते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज में। तो आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज कैसी होंगी, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटीज के रीस्ट्रक्चरिंग की जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो हमारे पास ब्रिटिश लीगेसी में हमें एफिलिएशन सिस्टम मिला था, अब इस पॉलिसी में उस एफिलिएशन सिस्टम को धीरे धीरे अगले 15 सालों में खत्म करने की बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो 1000 यूनिवर्सिटीज और 40,000 कॉलेजेस थे, वो 40,000 कॉलेजेस धीरे धीरे ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी और उनको डिग्री अवॉर्डिंग पावर दी जाएगी कि वो डिग्री दे पाएंगे। तो 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होंगी। एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, जहाँ रिसर्च और टीचिंग दोनों होगा, पर रिसर्च पे ज्यादा जोर होगा। टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज ना टीचिंग और रिसर्च दोनों होंगी, पर टीचिंग पे ज्यादा जोर होगा। और तीसरा होंगे ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस, डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेजेस, जहाँ रिसर्च थोड़ी बहुत होगी पर ज्यादा जोर होगा कॉलेजेस पे, ज्यादा जोर होगा टीचिंग पे, जो ये यूजी पीजी टीचिंग है उस पर ज्यादा जोर होगा। तो इस तरह से री अलाइनमेंट होगा यूनिवर्सिटीज का कि एफिलिएशन सिस्टम खत्म, यूनिवर्सिटीज 3 तरह की रहेंगी और कॉलेजेस धीरे धीरे डिग्री अवॉर्डिंग बन जाएंगे, मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी बन जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ही अधिकार रहता है कि वो डिग्री दें। दूसरा, सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी कि सिंगल डिसिप्लिनरी, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज नहीं रहेंगी। इवन इस तरह के कॉलेजेस भी नहीं रहेंगे कि आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, ऐसे नहीं रहेंगे। हर कॉलेज को मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाएगा, हर यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाएगा, और वो इस सोच के तहत किया गया है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के साथ साथ उसको बाकी सब्जेक्ट्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। मान लो कोई इंजीनियर अगर डैम बनाने जा रहा है तो उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर वो डैम एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा वो भी उसको पता होना चाहिए। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का, क्योंकि कई बार डैम बनाने पे बहुत सारे लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट का ह्यूमन बींग्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए हॉलिस्टिक एजुकेशन, हर बच्चे को इस तरह से एजुकेशन देना जरूरी है कि उसको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का, उसके जो बाकी इम्प्लीकेशंस होंगे उसके डिसीजंस की, उसके बारे में उसको पता चले।
इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन होंगे वो ओडीएल और ऑनलाइन एजुकेशन दे पाएंगे। अभी तक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन सभी कुछ दे रहे थे पर सभी नहीं दे पा रहे थे, पर इसमें इस तरह की फ्रीडम दी गई है कि एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन और ओडीएल दोनों तरह की एजुकेशन दे पाएंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है पॉलिसी में वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। हम यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा बदलाव है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो अच्छा एक्रेडिटेशन का रेटिंग जिसके पास है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक तरह से इस तरह का ऑटोनॉमी मिलेगा कि वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक इंडिपेंडेंट मैनर में बिना किसी इंटरफेरेंस के वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सभी डिसीजन उस यूनिवर्सिटी के लेंगे। जब कभी मान लो वाइस चांसलर बदलते हैं तो कंटिन्यूटी रखने के लिए भी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंटमेंट करेंगे, जिससे कि उस यूनिवर्सिटी में किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना रहे। तो ये सारे इश्यूज थे विद रिगार्ड टू कि यूनिवर्सिटी रीस्ट्रक्चरिंग क्या क्या कर रहे हैं। अब प्रोग्राम लेवल पे क्या क्या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्राम लेवल रीस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि जैसे पहले हमारे वैदिक समय पे जब हम पढ़ते थे तो कहते थे 64 क्लास 64 कला संपूर्ण एजुकेशन होनी चाहिए। तो जब हम 64 कला की बात करते थे तो उस 64 कला में खाली म्यूजिक, डांस, ये कला ये सब नहीं होता था, उसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी सब होता था। तो इसी तरह से उस 64 कला जो हमारे एंशिएंट टाइम पे हमारे को पढ़ाया जाता था, उसी से देखते हुए ये कहा है कि लिबरल एजुकेशन मतलब हर बच्चे को हर तरह की एजुकेशन। तो जो हमारे टीचिंग प्रोग्राम्स हैं स्पेशली लिबरल एजुकेशन में वो 4 ईयर प्रोग्राम्स कन्वर्ट किए हैं। 3 साल की जगह 4 साल की ग्रेजुएशन होगी और वो 4 साल की ग्रेजुएशन इस तरीके की होगी कि आज के समय में अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आपने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया, तो आपको कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। पर अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है, मगर मतलब कि आपने अगर पहले साल में पढ़ाई करके किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल किया तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल किया तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, चौथे साल में डिग्री मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आपने दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है, आज की डेट में दोबारा पढ़ाई करने का मतलब ज्वाइन करने का उसी कोर्स को ऐसा कोई प्रावधान आपके पास नहीं है, सेम यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। पर अब तो सेम यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा या डिप्लोमा होगा या एडवांस डिप्लोमा होगा तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके कह सकते हैं कि इतनी पढ़ाई मैंने कर ली है, आगे की पढ़ाई के लिए आप हमारे को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें। तो आपके पास पूरी लिबर्टी रहेगी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टेज पे कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एमफिल डिग्री, क्योंकि एमफिल डिग्री इसलिए एबॉलिश की गई है इस पॉलिसी में क्योंकि नॉर्मली जो भी लोग एमफिल करते थे वो पीएचडी करते थे और पहले जो यूजीसी के रेगुलेशन थे उसमें एमफिल से नेट से एग्जाम्पशन मिलता था, पर अब वो नेट से एग्जाम्पशन खत्म हो गया है। तो एक तरह से एमफिल कहो कि रिडंडेंट डिग्री की तरह मानी जाने लगी, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि एमफिल खत्म करके पीएचडी करेंगे। और पीएचडी का जो एडमिशन है, पीएचडी के एडमिशन जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर आपने बैचलर्स विद रिसर्च किया हुआ है तो आपको पीएचडी में स्ट्रेट अवे एडमिशन मिल सकता है। इसी तरह मास्टर्स डिग्री जरूरी नहीं है कि 2 साल की हो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री विद 4 ईयर किया हुआ है तो मास्टर्स 1 साल का होगा, अगर बैचलर्स डिग्री विद 3 ईयर किया है तो मास्टर्स 2 साल का होगा। तो इस तरह की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, पूरा आर्किटेक्चर ही फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है पूरा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का, जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए ये भी कहा है कि हर प्रोग्राम में इंटर्नशिप होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बात किया गया है कि एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न। तो जब एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है तो वो किसके माध्यम से आएगी, इंटर्नशिप्स के माध्यम से। तो हर प्रोग्राम ये कहा गया है कि जब भी बीच में सेमेस्टर ब्रेक हो तो बच्चों को इंटर्नशिप कराना कंपलसरी है, चाहे वो किसी बिजनेस हाउस में हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी स्कूल में हो, कहीं ना कहीं उसको इंटर्नशिप कराना है। जो भी वो प्रोग्राम पढ़ रहा है उसके हिसाब से जो उसके लिए जरूरी इंटर्नशिप है, जिससे कि उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, वो ज्यादा एक्सपीरियंस से सीख सके और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े।
इसके अलावा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है कि हाँ, बच्चे को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना है, वो अपने संस्कारों से उसका लगाव रहे, संस्कारों से वो जुड़ा रहे, और जो उसको वैल्यू एजुकेशन है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो उसका अच्छा रहे। तो वैल्यू एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। और एक बहुत ही ज्यादा जो जरूरी इसमें लिखा हुआ है वो है एबीसी। एबीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्सेज के माध्यम से मैं बता रही हूँ, एबीसी इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ये मतलब है कि अगर जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, ऐसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट जमा करेंगे। क्रेडिट कैसे जमा होंगे कि जैसे आज की डेट पे आप प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, इसमें आप कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। और प्रोग्राम और कोर्सेज में क्या फर्क है कि प्रोग्राम जैसे मान लो बीएससी किया आपने, तो बीएससी पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है, पर बीएससी में अगर 16 पेपर है तो 16 के 16 पेपर 16 कोर्सेज होते हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज जो भी इस नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक या एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के मेंबर्स बनेंगी, वो यूनिवर्सिटीज आपको प्रोग्राम के साथ साथ, अगर आप प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहते, किसी एक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या 2 कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन कोर्सेज में भी आपको एडमिशन मिलेगा। और जो कोर्स जितने क्रेडिट का होगा, जैसे 4, 5, 6 क्रेडिट का, तो अगर आपने वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी से कर लिया तो आपको उतने क्रेडिट आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए आप 8, 10, 15 यूनिवर्सिटी से भी अलग अलग क्रेडिट्स कर सकते हैं, और वो क्रेडिट आपके बैंक में जमा होते चले जाएंगे। और जब ये हुआ कि आपके पास से ग्रेजुएशन के लिए मान लो 120 क्रेडिट चाहिए या मास्टर्स के लिए 80 क्रेडिट चाहिए, तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा क्रेडिट लिए, आप उस यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास 80 क्रेडिट हैं, और पर 80 क्रेडिट में से कुछ कोर क्रेडिट जरूर होंगे जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 80 क्रेडिट 80 अलग अलग उसमें करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा उसमें, तो वो आपको मिलेगा बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन, तो वो लिबरल एजुकेशन की डिग्री मिलेगी। पर अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट में किए हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट के अगर सारे क्रेडिट्स पूरे हैं और जितनी गिनती उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चाहिए वो है, तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, और उतने क्रेडिट आपके बैंक से डेबिट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो आपने इस्तेमाल कर लिए डिग्री लेने में। इसके अलावा जो प्रोग्राम वाइज हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो जो बीएड प्रोग्राम है उसको ये कहा गया है कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा। उससे ये फायदा होगा कि जो बच्चे शुरू से ही 12वीं पास करते ही वो सोचते हैं कि हम टीचिंग में जाना चाहते हैं, स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 4 साल का ऐसा प्रोग्राम होगा। उनको शुरू से ही इस तरह से ग्रूम किया जाएगा कि आने वाले समय में वो अच्छे टीचर्स बन पड़े। और एक और बात इसमें ये भी बोला है, क्योंकि प्रोग्राम्स की जब हम बात कर रहे हैं कि ओडीएल और ऑनलाइन एजुकेशन को नॉर्मली थोड़ा सा इंफीरियर माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर इसने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से किया तो शायद बच्चा उतना अच्छा नहीं होगा। पर इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि ऑनलाइन और ओडीएल की डिग्री की भी जो स्टैंडर्ड है, जो उसका क्वालिटी है, वो एग्जैक्टली सेम होगा जो नॉर्मल डिग्री की है, जिससे कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए आने वाले समय में कि किसी ने अगर ऑनलाइन से किया है तो उसको थोड़ा सा कम आंका जाए। तो ये बिल्कुल दोनों को एक तरह से माना है। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे अगेन अभी तक हमारे आपने देखा होगा कि अभी भी दिक्कत हो रही है कि लास्ट में बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम कैसे देने जाएं, कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सुविधा नहीं है, कहीं डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है, कहीं ऑफलाइन एग्जाम देने में बच्चों को डर लग रहा है। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि आपको जो 3 घंटे का एग्जामिनेशन सेमेस्टर के लास्ट में होता है उसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कंटिन्यूअस असेसमेंट थ्रू आउट द सेमेस्टर करना है बच्चे का, जिससे कि थ्रू आउट द सेमेस्टर पता रहे कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, क्विजेज हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं। तो बहुत सारे तरीकों से आप बच्चे को असेस कर सकते हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर, रादर देन डिपेंडिंग ऑन 3 आवर एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो ये इस पॉलिसी का बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन रिफॉर्म है कि बच्चों का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा। अब इंटरनेशनलाइजेशन में इस पॉलिसी में क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन में इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि हमारी यूनिवर्सिटी इंडिया की एजुकेशन को बाहर लोगों को सिखाने के लिए, इंडिया वैल्यू सिस्टम के, इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, या इंडिया की जो भी एजुकेशन हम बाहर कराना चाहते हैं वो हम बाहर करा सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटीज जो है बाहर कैंपसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इंडियन एजुकेशन बाहर प्रमोट हो। इसके अलावा जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज हैं, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ये इजाजत दी जाएगी कि वो इंडिया में आके अपने कैंपसेस एस्टैब्लिश करें। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो हमारे बच्चे
अभी आज की डेट पे करीब 7-8 लाख बच्चे हमारे देश से बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं और करीब 45-46 हजार बच्चे हमारे इंडिया में हमारे देश में पढ़ने आते हैं। वो भी आसपास के देश जैसे नेपाल से सबसे ज्यादा आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। हम ये चाहते हैं कि बाकी देशों के बच्चे भी हमारे यहाँ पे पढ़ने आए और हमारे बच्चे कम से कम बाहर जाएं। तो कम से कम बाहर भेजने के लिए अगर किसी को फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री ही चाहिए तो अपने घर में बैठ के अगर उसको मिल जाती है तो हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है। और फिर जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आएंगी तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी देशों से थोड़ा कम है, तो हो सकता है आसपास के देश फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए भी हमारे पास आएंगे। तो हमारे पास जो इनबाउंड स्टूडेंट है, जो बच्चे फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आएंगे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा रादर देन हमारे यहाँ से बाहर फॉरेन एक्सचेंज जाने की। इसी के साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये भी फायदा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करती हैं, बाहर जाती हैं, तो वो कोलैबोरेशन हमारे घर में ही हो जाएगा। और अगर हमारे को जरूरत है, हमें लगता है कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अपने बच्चों को पढ़वाना है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे बच्चों के लिए भी कोलैबोरेशन करना। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हमारी यूनिवर्सिटीज में आएगी और बेहतर करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसका फायदा होगा। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अभी ये होता है कि अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई क्रेडिट किया है तो यहाँ काउंट नहीं होता है, पर अब ये है कि अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कोई क्रेडिट्स किए हैं, जैसे अब हम एबीसी की बात कर रहे थे, तो वो क्रेडिट भी काउंट होंगे, चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से लिए हैं चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटी से लिए, पर उसके मानक तय होंगे कि हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी से वो होना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो। तो अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर वो क्रेडिट्स हैं तो वो काउंट होंगे। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चाहती तो है इंटरनेशनलाइजेशन करना, पर उनको पता नहीं है कि कैसे इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। तो उसके लिए उनको ये कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिससे कि इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा मिले और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड रैंकिंग में भी आ सके और पूरी दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ compete कर सकें। अब फैकल्टी के लिए क्या है, इसमें मैं एक एक करके आ रही हूँ। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने देखा, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी रिस्ट्रक्चरिंग देखी, फिर प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग देखी, फिर इंटरनेशनलाइजेशन देखा। अब हम फैकल्टी पे आए हैं कि फैकल्टी को इस पॉलिसी में पूरी फ्रीडम दी गई है, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, करिकुलम एज वेल एज पेडागोजी दोनों के लिए सारे फैकल्टी मेंबर्स को पूरा ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, और वो अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा है वो पढ़ा सकते हैं। उनको जब ये कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो उनके पास पावर है कि वो कैसे अपने बच्चों को असेस करें। कई बार ऐसा होता है कि 3 घंटे के एग्जामिनेशन में बच्चा ठीक तरह से असेस नहीं होता, तो अब ये फैकल्टी के पास पूरी उनके पास रहेगी ये पावर कि कैसे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में बच्चे को असेस करें। इसके अलावा एक्सीलेंस को इंसेंटिवाइज करने की बात की है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, तो उसको कोई इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रमोशन की तरीके से, रिवॉर्ड्स की तरीके से, किसी भी तरीके से, कोई ना कोई तरीके से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ टेन्योर ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक प्रमोशन होंगी, क्योंकि अभी बहुत बारी ऐसा लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है सबको एक ही तरह से प्रमोशन मिलता है, पर नहीं, अब इस पॉलिसी में है कि फास्ट ट्रैक और टेन्योर ट्रैक दोनों तरह की प्रमोशन डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये आपको मिलेगा। और जो अच्छी फैकल्टी है और जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है, उस फैकल्टी को लीडरशिप ट्रेनिंग दे के इस चीज के लिए तैयार किया जाएगा कि वो आने वाले समय में लीडरशिप रोल्स अदा कर सके, लीडरशिप रोल्स ले सके, मतलब वाइस चांसलर बन सके, रजिस्ट्रार बन सके। तो इस तरह के लीडरशिप रोल्स के लिए फैकल्टी को कॉन्शियसली प्रिपेयर किया जाएगा कि वो तैयार रहे लीडरशिप रोल्स लेने के लिए, उनका एक्यूमेंट देखते हुए उनको उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। और कई बार हमारे टीचर्स को ये भी लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग जब अचानक से आ गई और आने वाले समय में ये न्यू नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग होगी, ऑनलाइन टीचिंग और फेस टू फेस दोनों का ब्लेंडिंग होगा और एक ब्लेंडेड एजुकेशन की बात होगी। तो जिन टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग अभी इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग सिर्फ जैसे मैं ये बैठ के बोल रही हूँ वही ऑनलाइन टीचिंग नहीं है, ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे न्यूएंसेस हैं जो टीचर्स को सीखने की जरूरत है। तो इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग के लिए सब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी।
अब अगला इशू है रिसर्च की। रिसर्च के लिए इसमें क्या है, रिसर्च के लिए एम्फेसिस दिया गया है सबसे पहले तो ये कि रिसर्च के ऊपर जो खर्चा होता है, खर्चा आज की डेट में हमारी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च के लिए गवर्नमेंट फंडिंग है कम है, तो इन्होंने खुद एम्फेसाइज किया है पॉलिसी में कि हम ये मानते हैं कि रिसर्च की कम फंडिंग है, आने वाले समय में रिसर्च की फंडिंग ज्यादा की जाएगी, टोटल फंडिंग टू हायर एजुकेशन ज्यादा की जाएगी। 6% ऑफ जीडीपी की जो बात है वो ये देखा जाएगा कि हाँ असली में जो हम उठारी से 6% की बात कर रहे हैं हो नहीं पा रहा, अभी तक सिर्फ 4.5% हुआ है। तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि हम 6% ऑफ जीडीपी जरूर खर्च करेंगे, ये कमिटमेंट है गवर्नमेंट का कि हायर एजुकेशन में खर्च करेंगे। इसके अलावा एक जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई है जो पूरी तरह से रिसर्च को ओवरसी करेगी कि किस तरह की रिसर्च की फंडिंग करनी है, और यह अलग मल्टीपल सोर्सेज से रिसर्च फंडिंग आ रही है, जैसे बहुत सारी काउंसिल्स हमारी डीएसटी है, डीबीटी है, आईसीआर है, ये जो रिसर्च की फंडिंग करते हैं तो कई बार उसमें ओवरलैप भी हो जाता है, तो ये भी देखेंगी, मॉनिटरिंग करेंगे कि इस तरह का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, लिंकेजेस कराएंगे यूनिवर्सिटीज का रिसर्च फंडिंग एजेंसीज के साथ, और ज्यादा से ज्यादा सीड ग्रांट देना शुरू करेंगे। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी ए रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, जिससे कि आने वाले समय में हमारी रिसर्च को बढ़ावा मिले। और लास्ट में आते हैं स्टूडेंट्स पे। अब स्टूडेंट्स में लास्ट में तो बोल रही हूँ, पर स्टूडेंट इस पॉलिसी में स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है, और स्टूडेंट को एक तरह से आई शुड से कि स्टूडेंट इज द किंग, स्टूडेंट को राजा की तरह इस पॉलिसी में माना है कि उसके पास सारी ऑटोनॉमी, सारी फैसिलिटीज हैं, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं बच्चे, पर फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट को चूज करे, फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करे, फ्रीडम ऑफ स्पीड कि किस स्पीड से काम करे, किस स्पीड से पढ़ाई करे, और कितने सालों में पढ़ाई करे, और ब्रेक कर करके बीच में वापिस आने का भी प्रावधान है। तो इन बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन टीचिंग में जो बढ़ावा देते हैं, तो आज की डेट पे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल है, 2 करोड़ तो एनडीएलआई पे है, स्वयं पे है, ईपीजी पाठशाला पे है, ई पाठशाला पे है, इतने ज्यादा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए और नेटवर्क चाहिए। और बहुत बड़े बच्चे कहते हैं ना कि हमारा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो अब आईआईटी के प्रोफेसर आपके घर आके आपके कन्वीनियंट टाइम पे आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन माध्यम से। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन माध्यम से आपके घर पे आपके कन्वीनियंट टाइम पे आपको पढ़ाएंगे। तो इतना ज्यादा बच्चों के लिए अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, अगर उसमें पैशन है सीखने का, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई एक भी तरह का उसके लिए कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि हाँ वो नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं बच्चे, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और अभी तक ये होता था कि कुछ भी पढ़ते थे, कहीं से भी पढ़ते थे तो क्रेडिट नहीं मिलता था, उसका क्रेडिट भी मिलेगा आपको, डिग्रीज में भी उसका क्रेडिट मिलेगा। तो दिस इज अ टोटली स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी। डिजिटल डिवाइड की बात होती है बार बार कि हमारे देशों में रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे इक्विपमेंट नहीं है, वहां पे डिवाइसेस नहीं है, वहां पे नेटवर्क नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है। तो इस पॉलिसी ने उस इशू को स्पेशली एड्रेस किया है कि जो डिजिटल डिवाइड कंट्री में है उसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे कि जहां जहां पे ये सुविधाएं नहीं है उनको आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये सभी सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि सारे बच्चे हमारे इस तरह की फैसिलिटीज उनको मिल पाए, वो ऑनलाइन भी पढ़ पाए, ऑफलाइन भी पढ़ पाए, फेस टू फेस भी पढ़ पाए, ब्लेंडेड भी करें। और एक और चीज मैं जो बोलना भूल गई, इस पॉलिसी में एम्प्लॉयबिलिटी पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, और ये भी कहा गया कि वोकेशनल एजुकेशन एक अलग थलग सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए हायर एजुकेशन में। और वोकेशनल एजुकेशन जो प्रेस्टीज, जो डिग्निटी मिलनी चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है कि बहुत बार ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे वोकेशनल एजुकेशन कर रहे हैं वो शायद उतने अच्छे बच्चे नहीं है, या उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिला इसलिए वो वोकेशनल में आगे, और कोई मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, तो उसको इस नजर से नहीं देखा जाता कि इज्जत से देखा जाए। तो इस पॉलिसी में ये स्पेशली कहा गया है कि कोई भी वोकेशनल प्रोग्राम हो उसको इज्जत मिलेगी, उसको पैसा मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन होगा हायर एजुकेशन के साथ, और इस तरह से भी होगा
कि अगर कोई भी मान लो कोई ग्रेजुएट बच्चा है तो उसके घर में अगर कोई बिजली का सामान खराब है तो कम से कम वो प्लग लगा पाए या नल का वॉशर ठीक कर पाए या छोटे-छोटे काम वो घर पे खुद कर पाए। इतना वोकेशनल एजुकेशन तो कम से कम सबके पास होना चाहिए कि वो ये सब कर पाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉलिसी में ये ध्यान दिया गया है कि बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, उसको एम्प्लॉयबिलिटी हो और उसको पूरी चॉइस हो, मतलब पूरी तरह से मैदान खुला है बच्चे के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो वेरी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी और मुझे लगता है कि बच्चे इस पॉलिसी से बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो धन्यवाद रितिका जी, धन्यवाद। अगर कोई जी क्वेश्चन है तो मैं ले सकती हूँ। जी जी धन्यवाद डॉक्टर मित्तल जी। बहुत ही सरल शब्दों में आपने उच्च शिक्षा के भाग को जो नई शिक्षा नीति में कहा गया है उसको हमारे सामने रखा है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक अभी सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़े हैं वो सभी इससे लाभान्वित होंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं जिसमें पवन सागर जी और डॉक्टर रितु बालाजी का प्रश्न है कि जब हम ऑटोनॉमी देने की बात कर रहे हैं कॉलेजेस को, तो क्या कहीं हम प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर हम उनको डिग्री देने का जब हम अधिकार दे देते हैं तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो डिग्री के व्यापार में संलिप्त ना हो जाए? तो इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ठीक है, थैंक यू रितिका जी, अच्छा सवाल है। ऐसी शंकाएं तो लोगों के मन में उठ रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज को डिग्री देने का प्रावधान है। हर कॉलेज डिग्री नहीं देगा शुरू में। शुरू में देखा जाएगा कि कौन सा कॉलेज ऐसा है जो ऑटोनॉमी को हैंडल कर सकता है, मतलब कि ऑटोनॉमी के लायक है। तो अगर कोई कॉलेज अच्छा कॉलेज है, जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था, ग्रेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो ऑटोनॉमी को हैंडल कर सकते हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए, और जो इस तरीके की है कि जो ऑटोनॉमी को मिसयूज कर सकते हैं उनको मिसयूज करने से रोकने के लिए उनके साथ हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी। तो जब तक वो कॉलेज अच्छा नहीं बनेगा, जब तक वो जो एक्रेडिटेशन के मानकों पे पूरा नहीं उतरेगा, तब तक उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, उसको डिग्री ग्रांटिंग पावर नहीं मिलेगी। तो इससे ये एश्योर्ड रहेगा कि जो डिग्री ग्रांटिंग पावर को व्यापार के रूप में ना इस्तेमाल करें कॉलेजेस, और सिर्फ अच्छे कॉलेजेस ही डिग्री दे पाए और उनको एकेडमिक ऑटोनॉमी मिले। जी जी एक दूसरा प्रश्न हमारे पास है मित्तल जी, जिसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात करते हैं तो ये कैसे काम करेगा यदि कोई छात्र अपनी स्ट्रीम बदल देता है, क्योंकि हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने का अधिकार दे रहे हैं। तो यदि एक बच्चा किसी अन्य विषय के साथ है तो उसका क्रेडिट स्ट्रीम चेंज हो जाने पर कैसे काम करेगा दूसरे विषय के साथ? देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो बच्चा कुछ भी कहीं से भी सीख सकता है। अगर उसको एक ही स्ट्रीम में रहना था तो फिर तो वो किसी भी रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता था। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो जब वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेंगे, तो इसी मैंने आपको तब भी बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर उनके कोर एरिया में मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं, तो बाकी क्रेडिट्स तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो भी उसकी इच्छा है, जो उनका मन कर रहा है वो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है कि स्ट्रीम चेंज करने वाला, क्योंकि स्ट्रीम चेंज कर, और फिर दूसरा ये भी कि अगर उसको लगता है कि किसी एक विषय में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है, उसकी तो दसियों विषयों में रुचि है, वो दसियों से थोड़ा 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 करेगा, तो उसको हम लिबरल आर्ट्स की डिग्री दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, सोशल साइंस ऐसा कोई डिग्री दिया जाए। उसको एक लिबरल आर्ट्स की डिग्री दी जा सकती है, जिससे कि वो अपने जो स्वतंत्रता से कुछ भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, अपने मन से पढ़ सके, अपनी इच्छा से पढ़ सके। जी ऐसा ही एक और प्रश्न है जो उच्च शिक्षा से संबंधित है, जिसमें ये जानना चाहते हैं कि जब हम क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा के स्तर पे भी, तो क्या हमारे पास ऐसे अध्यापक तैयार हैं जो बच्चे को उसकी क्षेत्रीय भाषा में वो पढ़ाई करवा सके? देखिए, हर बारी जब भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग दो दुहाई देते हैं, एक तो टीचर्स नहीं है और एक तो बुक्स नहीं है। तो अगर हम यही करते रहेंगे जिंदगी भर, तो हम तो कभी भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्षेत्रीय भाषाओं में मैंने खुद एक रूरल यूनिवर्सिटी में काम किया है, मैंने खुद देखती थी बच्चियों को कि जब वो हिंदी मीडियम से पढ़ के हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था, तो वहां पढ़ने आती थी, तो पहले साल में तो एकदम से वो खो ही जाता है बच्चा कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाना
बहुत ज़रूरी है, और अगर उसके लिए अध्यापक नहीं है, उसके लिए किताबें नहीं है, तो ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम उन किताबों को, उन अध्यापकों को तैयार करें। और हर चीज़ के लिए हमें सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए कि सरकार ये सब कुछ तैयार करके देगी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए टीचर्स को, उनको कोशिश करनी चाहिए कि कंटेंट डेवलप किया जाए इन एरियाज़ में, रीजनल लैंग्वेजेज़ में, जिससे कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, वो किसी भाषा में उतना अच्छा नहीं सीखते। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, जो हिंदी में बात करके जो दिल से दिल की बात होती है, वो इंग्लिश में नहीं होती है। तो इसलिए मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाना ज़रूरी है, और उसके लिए कंटेंट और अध्यापक दोनों तैयार करना तो मतलब करना ही होगा। उसके पीछे हम ज़िंदगी भर छुप नहीं सकते कि हमारे पास ये नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। जी, जी, बिल्कुल सही बात कही आपने मित्तल जी कि जब हम अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो क्षेत्रीय भाषा से के अलावा कोई और भाषा हमारे लिए एक अच्छा साधन नहीं हो सकती है। इसमें एक और प्रश्न हमारे सामने प्रोफेसर अलका मुद्गल जी पूछ रही हैं कि यदि हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा में, तो इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाली जो विश्वविद्यालय होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो भारतीय शिक्षा को कैप्चर नहीं कर लेंगी? इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, जब ये ग्लोबलाइज़ेशन हुआ था तब भी लोगों को लग रहा था कि शायद हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। रादर हमारी जो खुद की चीज़ें थी या हमारी कंपनीज़ थी, उन्होंने अपना स्तर सुधारा। तो इस तरह जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएँगी, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ सो ही रहेंगी और हमारी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, क्योंकि जब ये कॉलेजेस को भी डिग्री अवॉर्डिंग पावर मिल जाएगी, तो रहेंगी कम से कम 15,000। तो 15,000 यूनिवर्सिटीज़ को 100 यूनिवर्सिटीज़ कैसे कैप्चर कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। और जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो वहाँ जाएँगे। जिनको अपने इंडियन एजुकेशन पढ़ना है, वो यहाँ आएगा। तो मुझे नहीं लगता वो कैप्चर करेंगे, रादर कोलैबोरेशन ज़्यादा रहेगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और दूसरे देशों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। और हमारा सबसे पहले तो ये कि हमारा घर का पैसा घर में रहेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा। जी, जी। एक और प्रश्न हमारे यहाँ पर दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या आईआईटी, आईआईएम्स की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की तर्ज पर बदलाव में भी आएगा क्या? देखिए, ये बदलाव तो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि आईआईटी दिल्ली में भी बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं और बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। अब मल्टीडिसिप्लिनरी का ये भी मतलब नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी से बीटेक कराएगा तो साथ में बीए हिंदी भी, बीए संस्कृत भी, या बीएससी इंग्लिश भी, या बीएससी फिजिक्स भी, बीएससी, ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्स हर यूनिवर्सिटी को कराना पड़ेगा। पर हाँ, अगर उस यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, उसमें जैसे इंजीनियरिंग के करिकुलम में ह्यूमैनिटीज भी सिखाया जाएगा, थोड़ा सा कॉमर्स भी सिखाया जाएगा, साइंस भी सिखाया जाएगा। तो उस तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि उस बच्चे को जो बीटेक कर रहा है, उसको बाकी सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज दे पाए। जी। एक शोध के संबंध में यहाँ पे प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि नेशनल रिसर्च फंड की जो बात इसमें शिक्षा नीति में कही गई है, जी, ये शोधार्थियों को किस प्रकार लाभ देने वाली है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जब बनेगा तो शोधार्थियों को एक तो फंडिंग हमारी रिसर्च के लिए बढ़ जाएगी, हमारी स्कॉलरशिप्स बढ़ जाएंगी, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ जाएंगे, सीड मनी टू दी फैकल्टी बढ़ जाएगी। तो धीरे 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 हमारा जो रिसर्च, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत कम खर्चा होता है, 0.67% आज की डेट पे हमारा जीडीपी का रिसर्च पे खर्च होता है, जबकि बाकी देशों में 2%, 3% तक खर्च होता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जीडीपी का अच्छा खासा परसेंटेज रिसर्च की तरफ जाए, और ये रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उस दिशा में काम करेगी, लिंकेजेस के लिए भी काम करेगी कि कैसे शोधार्थियों को जो फंडिंग एजेंसीज है उनके साथ मिलान करे, जिससे कि और किस किस एरिया में रिसर्च करे, तो काफी ज्यादा फायदा होगा रिसर्चर्स को फ्रॉम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जी। जैसा मैं इसमें देख पा रही हूँ, हमारे साथ बहुत सारे शोधार्थी भी जुड़े हैं और हमारे साथ बहुत फैकल्टीज़ भी जुड़ी हैं। तो एक फैकल्टी की तरफ से हमारे पास एक प्रश्न आया है कि जब हम इसमें फैकल्टी को स्वायत्तता देने की बात करते हैं, तो क्या हम इसमें कुछ एड हॉक फैकल्टी के लिए भी कुछ विचार कर रहे हैं? जब हम एक क्वालिटी या स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं, क्या हम उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, एड हॉक फैकल्टी
तो एक यूनिवर्सिटी का फिनोमिना है, मतलब वो पॉलिसी का इशू नहीं है कि वो तो कोई हर यूनिवर्सिटी में एडहॉक फैकल्टी नहीं होती, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एडहॉक फैकल्टी होती है। तो वो यूनिवर्सिटी का मामला है कि वो यूनिवर्सिटी उस एडहॉक फैकल्टी के लिए क्या करे। पर हाँ, ये कहा गया है कि एडहॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की जगह फुल टाइम फैकल्टी रखो, पूरा उनको सैलरी दो और पूरी क्वालिफिकेशन वाले लोगों को रखो। तो कोशिश ये करी जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज में कि फुल टाइम फैकल्टी रखनी चाहिए, रेगुलर फैकल्टी रखनी चाहिए रादर देन एडहॉक फैकल्टी। पर अभी जो एडहॉक फैकल्टी है उनका क्या होगा, वो तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में वो कार्यरत है, उस यूनिवर्सिटी को उसके ऊपर एक कॉल लेना पड़ेगा। जी। जैसा डॉक्टर मित्तल जी आपने पहले भी कहा कि यदि हमें कुछ बदलाव लाना है तो हम हर बार सरकार की तरफ नहीं देख सकते हैं, हमें कुछ प्रयास अपने तरफ से भी शुरू करने होंगे। इसी से संबंधित इप्सिता बंसल जी और धर्मेंद्र अवस्थी जी पूछना चाह रहे हैं कि अपने आप में जब हम शिक्षा नीति को पढ़ते हैं और समझते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसे क्या खास कदम उठाए जाने बहुत ही ज़रूरी होंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली हम इसको देख सकेंगे कि ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके, तो वो क्या खास कदम होंगे? देखो, मेरे को ये लगता है कि मेरे को याद आता है कि एक बारी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया की फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि किसी भी संस्था को बनाने के लिए सामान से ज्यादा अरमान की जरूरत होती है। अरमान मतलब पैशन, पैशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, पैशन ऑफ द फैकल्टी, पैशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह से इस पॉलिसी को बनाने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा तो प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज को, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को, यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी को। क्योंकि जो हम यूनिवर्सिटी रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे या फैकल्टी के लिए बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे थे, तो ज्यादातर काम जो है वो अब, क्योंकि पॉलिसी तो आ गई, अब इसको इम्प्लीमेंट करना, कुछ कुछ काम है जो स्पेशली जो ऊपर वाला रिस्ट्रक्चरिंग की हम शुरू में बात कर रहे थे, हैकी वगैरह की, वो तो सरकार करेगी करेगी क्योंकि उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा। पर बहुत सारे इसमें ऐसे मेथड्स हैं कि आपको एक तरह से गो अहेड मिल गया कि हाँ, आप नाउ यू कैन गो अहेड। तो जब गो अहेड मिल गया तो सारी यूनिवर्सिटीज को अपने अपने लेवल पे, अपनी एकेडमिक काउंसिल्स में डिस्कस करके इस तरह के बदलावों की शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने अपने यहाँ पे मीटिंग्स करना पड़ेगा कि कैसे हम इन बदलावों को, ये जो पॉलिसी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में। तो सारी फैकल्टी को, इंस्टीट्यूशंस को, उनके डायरेक्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये मिलके इस तरह से तय करना पड़ेगा कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। फिर एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। इसमें इस पॉलिसी में भी एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है कि हर इंस्टीट्यूशन को एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें वो लिखा होगा कि आगे के समय में इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा। तो इसलिए अगर पहला काम ही ये है कि हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को अपना एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान बनाना है कि आगे के 5, 10, 15 सालों में ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करेगा, किस तरह से अपनी एजुकेशन को बेहतर करेगा, किस तरह से अपने रिसर्च को बेहतर करेगा। तो सबसे ज्यादा काम इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के ऊपर भार है कि इस पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जी, जी। एक प्रश्न हमारे पास आ रहा है जिसपे जब आपने बीच में बात कही थी कि हम अपनी फैकल्टी को वो स्वायत्तता दे रहे हैं कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं और कैसे पढ़ाना चाहते हैं, करिकुलम और पेडागोजी से रिलेटेड जो हम स्वायत्तता देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई विशेष कोई ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को कि वो ये समझ सकें कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है? हाँ जी, इस पॉलिसी में टीचर ट्रेनिंग पे विशेष जोर दिया गया है, विशेष बल दिया गया है कि अगर हमारे टीचर्स, क्योंकि हमारी जो धुरी है, जो एजुकेशन की क्वालिटी की जो धुरी है, वो टीचर्स हैं। तो अगर टीचर्स को हम ट्रेन नहीं करेंगे, टीचर्स को एक्ट नहीं करेंगे, टीचर्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, टीचर्स को एम्पावर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन सिस्टम या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहा गया है इस पॉलिसी में कि टीचर्स एक तरह से धुरी हैं इस पॉलिसी की। और जो भी हमने स्टूडेंट, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी में स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने के लिए सबसे जरूरी काम होगा कि टीचर्स अच्छे रहे। टीचर्स की अगर कोई भी कमी है तो उसको दूर किया जाए। तो टीचर्स को हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग में हो, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट में हो, चाहे वो पढ़ाने के तरीकों के ऊपर हो। तो टीचर ट्रेनिंग पे काफी जोर है इस पॉलिसी में।
जी, जी। तो एक तरीके से इस बात को हम कह सकते हैं कि इसमें विद्यार्थियों को भी महत्व दिया जा रहा है और अध्यापकों को भी महत्व दिया जा रहा है। तो एक साथ मिलकर चलने की बात इसमें कही जा रही है। जिस प्रकार मित्तल जी हम इसमें बात कर रहे हैं कि हम विद्यार्थियों को ये स्वायत्तता दे रहे हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार वो अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि क्या एक ही एकेडमिक सेशन में हम विद्यार्थियों को ये छूट दे सकते हैं कि वो 2 डिग्री एक साथ ले सकें? क्या ऐसा कोई प्रावधान हम कर रहे हैं इसमें? ये पॉलिसी आने से पहले ही यूजीसी का एक रेगुलेशन आया था कि पहले ये होता था कि एक साथ तुम 2 डिग्रीज नहीं कर सकते हो। तो अब यूजीसी का ये रूल आया है कि आप एक साथ 2 डिग्रीज कर सकते हैं, पर वो दोनों डिग्री रेगुलर मोड में नहीं होनी चाहिए। जो रेगुलर मोड में मैक्सिमम एक ही डिग्री हो सकती है, तो दूसरी डिग्री आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। तो आप एक ऑनलाइन और एक रेगुलर डिग्री, 2 डिग्रीज एक साथ कर सकते हैं। जी। एक और इसमें प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा या हम विद्यालयिक शिक्षा की बात करें नई शिक्षा नीति में, तो इसमें हम मूल्यों को और कौशल को, इन दोनों के तो ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो हम विद्यालय के स्तर से मूल्यों और कौशल के विकास की बात कर रहे हैं, इसको उच्च स्तर तक कैसे बनाया रखा जाएगा? कैसे सुनिश्चित करेंगे हम? देखिए, आपको मालूम होगा कि थोड़े दिन पहले यूजीसी ने खुद इस तरह के प्रोग्राम्स करे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इस तरह का डिसाइड किया गया है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, उसको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा बच्चे को, और उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उसको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की प्रेम, गुस्सा नहीं करना, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसको सच सत्य के ऊपर रहना चाहिए, अहिंसा के ऊपर रहना चाहिए। तो इन सब के ऊपर एक पूरा कोर्स तैयार किया गया है, स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिससे कि बच्चों को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जानकारी दी जा सके, उनको इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा सके, जिससे कि आने वाले समय में हमें सिर्फ एक एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट नहीं तैयार करना है, हमें तैयार करना है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा सिटीजन। तो जब अच्छा सिटीजन, अच्छा ह्यूमन बीइंग, अगर कोई बहुत अमीर है या बड़ी अच्छी कंपनी में से कार्यरत है, अच्छा उसको पे पैकेज मिलता है, उसी से वो अच्छा नहीं मिल जाएगा, हमें उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका बर्ताव कैसा है, बाकी अपने से छोटों से वो कैसे बिहेव करता है, बड़ों से कैसे करता है, माता पिता से कैसे करता है, परिवार में कैसे करता है, सोसाइटी में कैसे करता है। तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये दोनों बहुत जरूरी है इन एडिशन टू स्किल एजुकेशन, और इन सबका इंटीग्रेशन के लिए इस पॉलिसी में विशेष बल दिया गया है। जी। मित्तल जी, एक हमारे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या नई शिक्षा नीति में फास्ट ट्रैक प्रोग्रेशन का कोई प्रोविजन है कि बच्चा जल्दी पढ़ सके और ज्यादा तेजी से परफॉर्म करके आगे बढ़ सके? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? बिल्कुल है। फास्ट ट्रैक का मैंने आपको वर्ड यूज किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीड। तो बच्चे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीड है, उसको क्रेडिट पूरे करने हैं, उसको ड्यूरेशन नहीं देखना है। तो अगर उसको क्रेडिट पूरे कर लिए उसने जल्दी से, तो उसको जल्दी भी डिग्री मिल सकती है। और फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी है। फास्ट ट्रैक प्रमोशन पहली बारी इस बारी पॉलिसी में आया है कि टीचर्स को फास्ट ट्रैक प्रमोशन कैसे दी जाए, अगर वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो एक्सेल कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, रिसर्च में, तो उनको कैसे फास्ट ट्रैक प्रमोशन दिया जाए। इसी तरह बच्चों के लिए भी फास्ट ट्रैक सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज, उसका प्रावधान है। फ्रीडम ऑफ स्पीड बच्चे के पास है। मित्तल जी, इससे संबंधित एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है कि क्या हम कहीं क्रेडिट इकट्ठा करने की होड़ में बच्चों को ना लगा दें और हम वो गुणवत्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, वो हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ बच्चा क्रेडिट इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, तो गुणवत्ता को कैसे हम ध्यान में रखेंगे? देखिए, जब ये क्रेडिट बैंक की बात हो रही है, तो ये क्रेडिट बैंक की जो यूनिवर्सिटीज हिस्सेदार बनेंगी, वो वही यूनिवर्सिटीज होंगी जो एक पर्टिकुलर लेवल जैसे नैक 3 या 3.25 से ऊपर की यूनिवर्सिटीज होंगी। तो वही यूनिवर्सिटीज इस क्रेडिट बैंक की हिस्सेदार बनेंगी। और जब बच्चा इन यूनिवर्सिटीज से कोई भी कोर्स करेगा या क्रेडिट्स अर्न करेगा, तो क्वालिटी क्रेडिट अपने आप से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी अच्छी भी यूनिवर्सिटी नहीं है, उससे भी कुछ इकट्ठे किए और बैंक में जमा हो गए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज के क्रेडिट्स ही बैंक में जमा कर पाएंगे, जिससे कि ये जो आपने सवाल पूछा कि क्रेडिट जमा करने की होड़ में बच्चा लगा रहे, तो उस होड़ में
लगा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अच्छे क्रेडिट की होड़ में ही रहेगा, खराब क्रेडिट नहीं जमा कर पाएगा। तो वो हमारे को खुद अच्छा भी लगेगा कि हाँ, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कर रहे हैं पर सीख रहे हैं, क्योंकि पूरी पॉलिसी में जो ये रट्टा मारने की, रोट लर्निंग की जो अभी तक फिलॉसफी चल रही है, उसको बिल्कुल नकारते हुए पॉलिसी में कहा गया है क्रिएटिव थिंकिंग, लर्निंग, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इस तरह से पॉलिसी है कि जिसमें कि लर्निंग पे, एप्लीकेशन पे उस तरह की जोर दिया गया कि बच्चा अंडरस्टैंड करे, ना कि सिर्फ रट रट के एग्जाम में लिख के आए। तो जब एजुकेशन सिस्टम ही बदल जाएगा और सारा जोर ही अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो डर है वो अपने आप से मन में से निकल जाएगी। जी, एक अंतिम प्रश्न मैं मित्तल जी इसमें लेना चाहती हूँ सत्र में। एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात तो हम पहले भी करते आए हैं, जब हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट की बात करते हैं। तो इस शिक्षा नीति में ऐसा नया क्या कहा गया है जिससे हम ज़्यादा गुणवत्ता को सुनिश्चित कर पाएँगे? देखिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की अभी तक हम सिर्फ बात ही कर रहे थे, कर नहीं रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरनल इवैल्यूएशन बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है, और वहाँ है भी तो बहुत कम परसेंटेज उसकी रखते हैं। हाँ, अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, आईआईएम में इट्स ऑलमोस्ट 100% इंटरनल, वहाँ एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, वहाँ एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसको हम बात तो कर रहे थे पर व्यवहार में नहीं ला रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के बाद एक तरह से नेशनल पॉलिसी में आ गया, और इस तरह से जब यूनिवर्सिटीज अपनी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगी, तो उसमें ये रखेंगी कि हाँ, असेसमेंट इवैल्यूएशन को कंटिन्यूअस तरीके से करना है और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट करना है, ना कि रटने वाला असेसमेंट करना है। तो उससे मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी अच्छी हो जाएगी। जी। डॉक्टर मित्तल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने कितने सरल शब्दों में इस उच्च शिक्षा के विषय को हमारे सामने रखा है। मेरा मानना है कि जितने भी दर्शक इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। और एक जो बात आपकी बातचीत से मुझे समझ आई है कि ये सब चीज़ें हमें अपने विचार में नहीं, व्यवहार में लानी है, तभी हम कोई बदलाव अपने सामने देख सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को और भाई जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मैं अपने दर्शकों को सूचित करना चाहूँगी कि कल हम चौथे सत्र में दोबारा इसी समय यहाँ पर मिलेंगे, और कल के सत्र का शीर्षक रहेगा हमारा शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएँ, और कल के सत्र के वक्ता रहेंगे प्रोफेसर चाँद किरण सलूजा जी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कल भी आप अपना कीमती समय हमें दें, और इसी प्रकार हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए, और पंकज मित्तल जी, पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।